शांति रहो। अब तू सिखाएगा हमारा कि हम क्या करें। ठीक, जब टाइम आता है तो सब आ जाता है बुआ। हम लोग आज इसका 5वां क्लास करने वाले हैं। ठीक, प्रयास करेंगे कि कल तो इसको हम खत्म करें, लेकिन फिर हो जाएगा लंबा गैपिंग। इतने न है, एक और है, एक भाग और। आज इसको प्रयास करेंगे कि इसमें जितना पेज है उसमें हम लोग यहां तक तो पढ़ लिए हैं। देख लो कहां तक पढ़ लिए हैं। हम लोग वर्ण व्यवस्था पढ़ रहे थे, ठीक, और वर्ण व्यवस्था के कुछ हिस्सा यहां तक हम लोग पढ़ लिए थे कि आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज में खान पान, शादी विवाह, लेन देन, ये सारी चीजें कहाँ होता है, एक ही जात वाले में होता है। दूसरे जात में करता है तो उसको अलग नजर से देखा जाता है, उसको समाज में नीचा नजर में रखा जाता है। ये सब चीज कर ले। ठीक, सरकार इस चीज को खत्म करने के लिए कई सारी योजनाएं लाई है। ठीक, यहां तक पढ़ लिए थे हम लोग। बढ़ते हैं आगे। आगे देखते हैं आज क्या है। प्रयास करेंगे कि आज जितना इस पेज में उसको हम खत्म करें। आप लोग थोड़ा सा योगदान दें हमारा, थोड़ा आप धैर्य बना के रखिए, थोड़ा हम बना के रखें और जल्दी जल्दी इसको खत्म करें। इधर हमने के क्लास में हंसी मजाक नहीं हो पा रहा है क्योंकि लंबा चैप्टर है, तब प्रेशर है पहले इसको खत्म करने का। उसके बाद शॉर्ट लाएगा तो मैं हंसते खेलते हुए पढ़ेंगे। थोड़ा सा ये में हैंडल कर लीजिए। एक चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राजनीति का 2 चैप्टर में आप लोग हमारा जो थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। बाकी में हंसते खेलते पढ़ेंगे, मजे करते हुए, प्रेशर लेके ना पढ़ेंगे। देखो, पुनः एक वर्ग में कई सामुदायिक व्यवस्थाएं हो गई थी। ठीक, हम बताएं कि पहले भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था में बटा हुआ था, जो कि स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण में नहीं था। कल कितना बताए थे? कौन कौन? पहले क्षत्रिय, हाँ हाँ हाँ, ठीक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बताया कि पहले वर्ण व्यवस्था था, फिर इन वर्णों के अलग अलग काम थे। ठीक, और इनके काम के आधार पर फिर किसका जन्म हुआ? जाति का जन्म हुआ। वर्ण से कौन बना? जाति बना है। समझ गया? तो ऐसे करके जाति का जन्म होगा। उसके बाद देखो, पुनः इन जातियों में फिर उपजाति बनने लगी। एक दिन बताए थे कि जैसे जादव जी है, तो फिर उसमें होता है किस्नौट, मजरौट, नेवड़ी, गुड़िया, ऐसे करके 7 जातियां हैं। हमको 4 पता है। हाँ? जाति में भी जाति जब होता है ना तो उसको उपजाति कहते हैं। ठीक, जैसे फॉर्म सब भरेगा तो उसमें आता है ग्वाला भरने के लिए, यादव भरने के लिए, अहिर भरने के लिए, ऐसे करके उपजातियां। ठीक, तो पहले बना वर्ण, वर्ण से बना जाति और जाति से बना उपजाति। और अगर विभिन्नता देखना है, भेदभाव देखना है, तो वर्ण में तो था ही, जाति में भी हुआ। जाति तो छोड़ो, उपजाति में भी ये तुमको विभिन्नता भेदभाव देखने को मिलेगा। पिछले क्लास में हम तुम लोग को बता चुके हैं कि शादी विवाह भी होता है, तो जैसे जादव जी में होता है तो देखा जाता है कि मजरौट ही तो हमारी शादी जो है, अगर हम मजरौट है तो हमारी शादी भी मजरौट में हो, किस्नौत में, या बाकी के जो 6 उपजाति हैं उसमें वो नहीं करना चाहता है। मतलब रेयर केस में कोई एक आध कर ले, नहीं तो मुख्य रूप से जिस उपजाति में है उसी उपजाति में वो करना चाहता है। इसके अलावा बाकी जो गोत्र, कुल देवता, पता ना कौन कौन सा हिंदू रीति रिवाज में है, 36 को गुण मिलाना है। काका पंडित जी में और होता है बखेरा बड़का, वहां पे गोत्र गुण मिलाया जाता है, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। अब कोई खास हमरा जानकारी नहीं है। अब हम कॉलेज में पढ़ते थे तो एक भाई बहन वाला रिश्ता है, एक बहन है जो ब्राह्मण घर से आती है, तो वही बताई थी 3 बहन है, तो उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई थी। अब मतलब ग्रेजुएशन में पढ़ रही है, उसकी बड़ी बहन की शादी नहीं हुई, तो हमारे गांव समाज की जो स्थिति है उसके अनुसार तो बहुत एज हो गया उसका। तो कभी बात करती थी कि प्रेशर ये सब, तब बोलते थे काहे नहीं हो रहा है, मतलब 3 गो है तो 1-2 का तो कम से कम 1 का तो हो जाना चाहिए था। तो वही बताती थी कि आप लोगों में जो है देखे मिले, पैसा मैचिंग कर गया, हो गया। हमने में गुण नहीं देखा जाता है, पैसा मैच कर दिया ना, तिलक
हो जाएगा बिया। उन लोग बोली कि हम लोगों में गुण देखा जाता है, जो 36 गुण है मिलाया जाता है। अब पता नहीं 36 गुण कौन कौन होता है, ठीक। गोत्र मिलाया जाता है, कई सारे चीजों को जब मिलता है तब जाकर के उसकी शादी की जाती है। न मिलेगा तो नहीं होता है। कहीं और देखिए, जैसे हमने के कैसे मांगलन के 15 लाख वो कल 12 लाख, 36 गुण नहीं मिला है अभी नहीं होगा, 36 गुण मिलना चाहिए, ये गुणे नहीं मिल रहा है, ठीक। उसी प्रकार उस समय है, नहीं होगा। कितनो सुंदर रही है आप, कितना भी खूबसूरत लड़की हो, शायद खूबसूरत लड़की के हो जाता है, ठीक, कम उम्र में, तो पहले का गुण मिलना चाहिए। उस तरह की व्यवस्थाएं हैं, छोड़ो वहां पे। हम बता रहे थे कि देखो भेदभाव उपजातियों में भी होता है, कि उपजाति वाला उसी उपजाति में करना चाहता है, उसी जाति के साथ उपजातियां हैं लेकिन वो अपने ही उपजाति में करेगा। तो इस तरह से इन सब चीजों का निर्माण हुआ, और ये सारी चीजें भारतीय समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। इसका कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा, खराब प्रभाव पड़ा, क्योंकि इस व्यवस्था के कारण एक वर्ग धनी से धनी, धनी से धनी होते चला गया और ऊपर उठते गया, और एक वर्ग ऐसा रहा जो दबते चला गया, और हम लोग का भारतीय समाज दो भाग में बट गया, एक ऊपर एक नीचे, एक दलित महादलितों का, एक स्वर्णों का। तो इसका मुख्य रूप से हम लोगों को नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है, सकारात्मक प्रभाव नहीं है, ठीक। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत जो वैश्य समुदाय शूद्र की स्थिति असंतोषजनक थी, ब्राह्मण और क्षत्रिय की स्थिति तो बेहतर था, सबसे बेहतर है। सबसे बदतर था शूद्रों की, और उससे थोड़ा सा बेहतर था वैश्यों की, ठीक। जो वैश्य में आते थे उनकी स्थिति ठीक ठाक थी, यानी मिडिल क्लास। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वो अपर क्लास, और जो शूद्र थे वो हैं लोअर क्लास, एकदम नीचे। इस तरह की स्थिति थी, ठीक। ब्राह्मण क्षत्रिय के बता दें कि बेहतर स्थिति में थे, ठीक। और इस कारण हमारा समाज जो है अगड़ा और पिछड़ा जाति में विभाजित हो गया। भारत का समाज दो भाग में बट गया, एक जो सुविधाओं की पूरा पूर्ति हुआ तो आगे बढ़ते चले गए तो आगे हो गए, एक दबते चले गए तो पीछे हो गए, और अगड़ा और पिछड़ा बन गया, ठीक। राजनीति की सत्ता की बागडोर पूर्व में उच्च जातियों के हाथ में ही रही। अगर इतिहास उठा करके देखो तो शासन कौन करता था? क्षत्रिय। कई सारे ऐसे सम्राट भी हुए, राजा भी हुए भारतीय इतिहास में, जिनको लेकर के विवाद होता है कि वो कौन थे। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर के विवाद रहता है कि कौन थे। फिर गुप्त वंश है, उसमें जो है गुप्त वंश पढ़ो या मौर्य वंश सीधे समझो, तो उसको लेकर के विवाद होता है कि ये थे कौन, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, पता नहीं है, तो उसकी जानकारी नहीं है। तो कई बार का होता था कि कोई वैश्य या शूद्र भी जब राजा बनता था तो वो अपने आप को कौन सा कैटेगरी के बताएगा, वर्ण के किस भाग से, वो अपने आप को वैश्य और शूद्र नहीं बोलेगा, क्षत्रिय बोलता था। ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण का काम होता था यज्ञ सब करवाना, ब्राह्मण सबसे ऊपर होता था, राजा भी ब्राह्मण के पैर छूता था। ब्राह्मण नहीं, शासन जो चलाएगा वो क्षत्रिय वर्ग का होना चाहिए। तो जब वो काम में उतना रहता था, प्रतापी है, वो अगर जीत सकता है, साम्राज्य स्थापित किया है, तो अपने आप को क्षत्रिय घोषित कर देता था, हम ही राजा हैं, बोल दिए। तो ये कई सारे इतिहास में पढ़ेगा तो विवाद भी है राजाओं को लेकर के कि आखिर ये किस वर्ण से आता था। फिर अलग अलग धर्म ग्रंथ जो कि स्रोत के काम करता है उसके बारे में जानने का, उसमें भी तुमको विवादित मिलेगा, कुछ में ये बताया जाएगा, कुछ में वो बताया जाएगा, कुछ में वो, तो एक विवाद का रूप बन जाता है। वैसे में जब आंसर लिखने के लिए आता है क्वेश्चन, तो हम भी उसी लिख देते हैं कि विवाद से भरा हुआ है, कुछ ग्रंथों में ये कहा गया है, कुछ ग्रंथों में ये कहा गया है, कह के निकल गए हम भी। हम कहा लोग में एकदम दे जाए कि वह था, हमरा का पता, जो स्रोत मिलेगा उसी के आधार पर न पढ़ेंगे। तो देखो हमेशा से ऐतिहासिक उठाकर देखो इतिहास को अपने, तो यहाँ पे हमको ये बताना था कि सत्ता जो है, शासन जो है, वो कौन चलाया? क्षत्रिय वर्ग के चलाए, यानी जो अपर में है वो लोग चलाए, ठीक। आजादी के बाद भी देखो तो पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि एक अच्छे खासे दशक तक पूरा सत्ता किसके हाथ में रहा? अपर कास्ट वाले के लोगों के हाथ में रहा। लोअर कास्टों को वहां पे राजनीति में हिस्सेदारी नहीं दी गई थी, ठीक। तो यहाँ पे लोगों ने सत्ता में संतोषजनक हिस्से का भागीदार बने बाद में, परंतु वर्ण के निचले पद क्रम पर उपस्थिति जातियां अछूत कहलाने लगी तथा इनके साथ छुआछूत का व्यवहार होने लगा। एक तरफ क्या हो रहा था, जो क्षत्रिय वर्ग के थे, ब्राह्मण वर्ग के थे, वो तो ऊंचे स्तर पे जी रहे थे,
क्षत्रिय वर्ग पूरा शासन चला रहा था, ठीक। लेकिन दूसरे तरफ जो वैश्य या शूद्र में आते थे, तो शूद्रों के साथ क्या करने लगा, छुआछूत की यहां से जन्म होता है कि तुम अछूत हो, तुमको हम नहीं छू सकते, क्योंकि ये लोग छोटा मोटा काम करते थे, कचरा उठाने वाला, ठीक। तो कचरा उठाने वाला खराब कैसे हो सकता है जब वो तो गंदगी साफ कर रहा है। लेकिन उस विचारधारा से इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा, इनको अछूत माना जाने लगा, इनसे ठेकना, बोलना, बात करना, जिस रास्ते पर चल दिए उस रास्ते पर चलना, ये सब पाप माना जाने लगा, पाप लगेगा। और इन सबको ऐसे ही बनाने के लिए किया गया, इनको मंदिरों में पूजा, ग्रंथों का अध्ययन, इन सब चीजों से दूर कर दिया गया। एक शूद्र कभी भी ना तो मंदिर में पूजा कर सकता है, न ग्रंथों का अध्ययन कर सकता है, न मंत्रों का उच्चारण कर सकता है, क्योंकि अगर ये कर लिया तो ये भी ज्ञानी हो जाएगा, ये सवाल करने लगेगा, दिक्कत हो जाएगी, रोक दिया गया। और यहाँ से हम लोग के समाज पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है कि एक तरफ हम लोग को पूरा उत्कृष्ट समाज देखने को मिलता है, क्षत्रिय वर्ग पूरा अखंड भारत का निर्माण कर रहा था, तो दूसरी तरफ एक और चीज हो रहा था कि हमारे ही समाज में एक वर्ग को अछूत माना जाता था। ये सारी घटनाएं एक साथ घट रही थी। बिल्कुल आज के टाइम पर देखो तो इसको ऐसे समझो कि आज जहां मुंबई इतना डेवलप एक सिटी बन रहा है, शहर है, ठीक, वहीं उसी मुंबई के बीचों बीच एक और जगह है जिसका नाम है धारावी। जितना मुंबई तुमको चमकता हुआ दिखाई देता है, उतना ही कचरा तुमको धारावी में दिखेगा। इतना कचरा कि तू सोचेगा, देखेगा तो कि यहाँ ये लोग रहता कैसे है, रहना मुश्किल है, फिर भी लोग वहां जी रहा है। और बहुत बड़ा एरिया है, एशिया में शायद वो नंबर 1 पे आता है। उसको एथी कहा जाता है, स्लम कहा जाता है, जहाँ पे एक ही रूम में एक साथ 10-12 परिवार रहते हैं, तो स्लम कहलाता है। इतिहास में हम लोग उसको पढ़ेंगे, जब शहरीकरण पढ़ेंगे ना, तो वहां पे स्लम को पढ़ेंगे। तो धारावी, एक तरफ मुंबई चमक दमक से भरपूर बड़े बड़े बिल्डिंग, तो उसी के बीच एक और उसका इतिहास है, एक और नजारा है, वो है धारावी। उसी प्रकार हमारे यहाँ भारतीय समाज में हो रहा था। एक तरफ एक वर्ग पूरा चमक दमक में आ रहा था, तो दूसरी तरफ एक को क्या बनाया जा रहा था, अछूत बनाया जा रहा था, जो कि गलत था। आप लोग शिक्षित हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इन सब चीजों से बाहर निकलिएगा तब बेहतर होगा, ठीक। कोई सब व्यक्ति ईश्वर का ही बनाया हुआ है, अगर हम धर्म के अनुसार चले तो ईश्वर का संतान कोई अच्छा कोई खराब नहीं हो सकता है। हम अगर 2 भाई हैं, ऐसा थोड़े है कि वो हमारे से अछूत है, हम से छूत है, ये सब चीजें फालतू की है, उस टाइम की चीजें थी। आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, सब चीज से बाहर निकलिएगा तब बेहतर है। अछूत समुदाय में सम्मिलित दलित जातियां सत्ता में पूर्ण रूपेण वंचित रही, इनको हर चीज से वंचित रखा गया, ठीक। पिछले शताब्दी के उत्तरार्ध से, यानी कि जो पिछला साल है 1900, ठीक, 1900, अब यहाँ पे शताब्दी को उत्तरार्ध लिखा है, उत्तरार्ध मतलब 1950 के बाद। पूर्वार्ध बोलता तो इसके पहले हम जाते, उत्तरार्ध बोल रहा है यानी कि इसके बाद के जो राजनीतिक है, वहां से कुछ यहाँ पे सुधार देखने को मिला। यहाँ पे कुछ ऐसे समाज सुधारक लोग आए जो इस पे काम किए, सुधारने के लिए इस पे प्रयास किए, जैसे कि ज्योतिबाराव फूले, ठीक, राष्ट्रपिता कहा जाता है इनको, ठीक, हाँ राष्ट्रपिता इनको कहा जाता है। अब गांधी जी में मत भुला जाना, पहले इन्हीं को कहा जाता है, ज्योतिबाराव फूले, जो सबसे पहले अगर एक तरह से देखो तो दलितों के लिए आवाज उठाने का प्रयास किए, ठीक। इन्हीं की पत्नी थी कौन, सावित्रीबाई फूले, जिनको भारत के प्रथम शिक्षिका माना जाता है। यानी कि पति पत्नी दोनों ने मिलकर के भारतीय समाज के लिए काम किए, इसमें सुधार करने का काम किए थे, ठीक। महात्मा गांधी, भले आज बहुत सारे लोग महात्मा गांधी पे कई सारे सवाल उठाते हैं, लेकिन गांधी बनने में बाबू टाइम लग जाएगा, शायद बन भी नहीं पाएगा। हो सकता है कुछ इनमें कमी रही हो, कोई भी व्यक्ति 100% तो पूरा नहीं हो सकता एकदम सही, कुछ गलतियां तो होगी। जब हम लोग भगवान में गलती निकाल सकते हैं, तो बाकी सब तो इंसान है। जीवन में हम यही बोलेंगे, सामने वाला में का कमी ही मत देखो, सामने वाला से तू क्या सीख सकता है अच्छा चीज ये देखो, बस उतना लो और निकलो। अगर तुम गांधी को पढ़ रहा है तो गांधी में क्या कमी था वो छोड़ो ना, वो हमको नहीं सीखना है। इनसे अच्छा चीज हमको क्या सीखने को मिला, सीखेंगे निकलेंगे। बस कहला करना है अच्छा थे कि खराब थे, हमारे जो मन में है सो है, ठीक।
तो ये महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, इनको तो दलित समाज के भगवान भी बोल दो तो कोई कमी, मतलब कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है, कोई बढ़ा चढ़ा के बात नहीं है। जो भगवान इतने साल के इतिहास में नहीं कर पाए वो कौन किए? डॉक्टर अंबेडकर किए। ठीक, तो अंबेडकर जी आ गए। दक्षिण भारत में थे पेरियार रामास्वामी नैयर, 8th क्लास में बताए थे इनके बारे में। पूरा नाम वहां लिखा हुआ था ब्रैकेट में, शॉर्ट में लोग इनको पेरियार नाम से सिर्फ जानता है। ये भी किए थे, ये सब 8th क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं। ठीक, तो ये सब वो समाज सुधारक हैं जो जातिवाद के खिलाफ लड़े, जातिवाद को मिटाने का प्रयास किए और समाज में सबको एक करने का प्रयास किए, समानता लाने की बात किए, एक ऐसे समाज का निर्माण करने की बात किए जेकरा में जाति मुक्त समाज हो। इसलिए इनको पुरुष नहीं कहा जाता है, इनको हम महापुरुष कहते हैं। ठीक, हम लोग पुरुष हैं लेकिन ये लोग महापुरुष हैं। हाई सुतल हला अपनी से हे दांत खाली निपरेला जाना है। ठीक, ये वो लोग हैं जो पिछड़े दलितों और वंचित समुदायों को जगाए और आज के आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव जो आया है, ये जो बदलाव देखने को मिल रहा है, ये इन्हीं लोगों का योगदान है, इन्हीं लोगों की वो लड़ाई का फल है जिसके कारण आज इतना बदलाव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरे तरह से खत्म अभी भी नहीं हुआ है। और अगर देश का विकास करना है तो खत्म करना पड़ेगा। एक व्यक्ति का, एक वर्ग का विकास करना है तो इसको रखना जरूरी है, लेकिन अगर आपको अपना चाह रहे हैं कि हमारा देश विकास करे तो ऐसे करके तो आप विकास नहीं कर पाइए। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन ने भी जाति व्यवस्था को ढाहने की कोशिश की है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है, आर्थिक रूप से भी। ठीक, चतुर्दिश से आर्थिक विकास, साक्षरता दर एवं शिक्षा में वृद्धि, पेशा चुनने की आजादी, शहरीकरण का बढ़ता दायरा ने भी जाति व्यवस्था को कम किया है। अब देखो कम कैसे हुआ, जब साक्षरता दर बढ़ा तो लोग इस चीज को महसूस किए कि नहीं ये चीज गलत है, शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए। ठीक, एक समाज का अगर देश का विकास करना है तो हमको जातिवाद से ऊपर उठना होगा। तो इन सारी चीजों में जागृति देखने को मिली। आज आजादी के बाद हमारा जब आर्थिक विकास हो रहा है तो प्रयास किया जा रहा है कि हर वर्ग के लोगों का विकास हो, तो इसके कारण भी उसके बाद शिक्षा में जिस प्रकार से वृद्धि हो रहा है, लोगों को जो संवैधानिक अधिकार मिला हुआ है अपना रोजगार अपने इच्छा के अनुसार चुनने का, इसके वजह से जो शहरीकरण बढ़ रहा है, इन सभी के कारण से, इन सभी कारणों से अब जातिवाद धीरे धीरे, ये जो जाति चल रहा था, जाति प्रथा धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। शहरों से शुरुआत हुआ था, शहर में जाति बहुत कम देखने को मिलता है, एकदम न के बराबर। हम लोग के गांव के स्तर पर देखो तो जो पुराने पुरुष या महिलाएं जो हैं उन लोगों में अभी भी ये चीज है। तो ये सारी चीजें क्या कर रही है, जातिवाद को खत्म कर रहा है। लेकिन अभी भी गांव में हम बताएं कि इस तरह की चीजें, इस तरह की मानसिकता तुमको देखने को मिल जाएगी। ठीक, गांव की अपेक्षा शहरों में जाति व्यवस्था बहुत कम है, लेकिन गांव में ये ज्यादा, एक मोहल्ला में ज्यादा है। ठीक, इतना ज्यादा है कि हम बता ना सकते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है तो कम रहे तो बेहतर है, नहीं तो ये अभी जातिवाद इतना है ना गांव में, कमी होने का नाम नहीं ले रहा है। देखने में लगता है कि कम है नहीं। ठीक, नहीं कम है। बस खाली टोले में न जा रहा है। ईमानदारी से इतना क्लास में लड़कन है ना, ईमानदारी से बताना कौन कौन है अपना से लोअर कास्ट वाले को, जो एकदम लोअर में आता है, वो तुम्हारे दरवाजे पे आया तो उसको अपने घर में बिठाया है, पहला सब। और दूसरा, कौन कौन अपने थाली में उसको खिलाया है। स्कूल के थाली में खाए वो जरूरी नहीं है। तू घरे आओ, अपन मम्मी पापा कहो कि फलाने जाति के है, उस थाली में कहो कि हम खाएंगे। मम्मी पापा की बात अलग है, तो वही तो कहें, हम गांव की बात कर रहे हैं, हम तुम्हारा बात थोड़े कर रहे हैं।
हम करें गांव में अभी भी ये अंश है, ये नहीं खत्म हुआ है। हम लोग आने वाले पीढ़ी हैं, प्रयास करेंगे कि इसको खत्म करें। ठीक, जो हमारे पूर्वजों से गलतियां हुई है उसको हम लोग सुधार करें। अच्छा बात है, तो आप बिहान गोल्ड मेडल देंगे। हाँ, ये एक अलग चीज है कि जो भी लोअर कास्ट में है, ठीक है, जो भीमराव अंबेडकर काम किए हैं, भीमराव अंबेडकर जो काम किए हैं बहुत बेहतर है, भगवान उनको मानना चाहिए। लेकिन एक बार उस भगवान के सिद्धांत को भी पालन करना चाहिए, तब उसका कोई मतलब बना। ये लड़का जो बोल रहा है वो बात एकदम सही है। जय भीम के लोग नारा देते हैं, लेकिन भीम के सिद्धांत को नहीं मानते हैं। भीम का सिद्धांत था, उनका सपना था कि हर दलित के हाथ में किताब होनी चाहिए, जो कि देखने को नहीं मिलता है। और इस बात से हमको भी थोड़ा दुख होता है कि भीम को तो तू पॉपुलर कर रहा है, लेकिन भीम जो चाहते थे उसको कब तू पॉपुलर करेगा। मान लो हम यहाँ पे अभी तुमको पढ़ाने आए हैं, मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है कि तुमको इतना बेहतर पढ़ाएं कि तू जीवन में एकदम बेहतर कर पाए। तू लोग आया आरबी सर जिंदाबाद जिंदाबाद, जे है आरबी सर है, खूब हमारा गोदी उठा के घुमा दिया, ठीक, पूरा एकदम बाजार घुमा दिया हमको, ठीक। अब समझो पहले बातों को। आज जब परीक्षा दिया गया तो सब ले आया राम जी का लड्डू, बताओ हम खुश होंगे? कभी वो हमको खुशी देगी? तू हमको घुमा के ले आया, एक सवाल पूछे नहीं बता पाया है, क्या वो हमको खुशी देगी? क्योंकि मेरा वो उद्देश्य ये नहीं है कि तुम हमको अपने सिर पे बिठा के हमको घुमाओ। मेरा उद्देश्य ये है कि तुम जीवन में ऐसा करो कि हम तुमको सिर पे अपना बिठा के घुमाएं। तो जब तू वो चीज करेगा तो हमको ज्यादा खुशी होगी। वही थे भीमराव अंबेडकर। वो ये नहीं चाहते थे कि मेरा मूर्ति बनाओ, हमको भगवान मानो, हमको पूजा करो। वो चाहते थे कि हर दलित व्यक्ति पढ़े, पढ़ के आगे बढ़े, ठीक। और वही चीज नहीं हो रहा है। वो सूट बूट क्यों पहनते थे? उसके पीछे उनका तर्क था कि हम सूट बूट इसलिए पहनते हैं ताकि मेरे दलित समाज के लोगों को ये लग सके कि एक दलित समाज के व्यक्ति भी सूट बूट पहन के अंग्रेजों के जैसा रह सकता है। और उसके लिए एक ही चीज, एक ही हथियार है आपके पास, शिक्षा, जिसका वैल्यू हम लोग नहीं समझते हैं। मास्टर इधर पढ़ा रहा है, पीछे बैठ के कलम घोंप रहे हैं। यही करना है, करो, हमरा कर लेगा, हमको कोई इसमें नुकसान है? इतना में 2-4 बच्चे तो ऐसे हमको मिल ही जाएंगे जो रिजल्ट दे देगा, हमारा काम तो हो गया। आज लतखोरी कर रहा था, सीधा बात है, पास तो चोरी करके करेगा, तो रिजल्ट तो हमको तू भी दे दिया, मेरा क्या गया? पढ़ाने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद मेरी जिम्मेवारी खत्म। तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, ना तो तोर गार्जियन हमसे बोलने आएगा, ना हम तोर गार्जियन को बोलने जाएंगे। लेकिन अगर बेहतर करेगा तब तुम्हारे घर जाने में भी हमको अच्छा लगेगा। हम इसके घर जा सकते हैं, पूरे क्लास में, कोचिंग में एकरे परिवार हमको अच्छा लगते हैं, खास करके कर मम्मी। लगभग सप्ताह में, महीना में एक दिन तो ऐसा हो ही जाता है जब फोन करके पूछते हैं। मतलब गार्जियन के ध्यान है लड़कन पर। जब गार्जियन कॉल करता है ना, तब मास्टर पे प्रेशर रहता है, तो गार्जियन नजर रखता है तो उस पर ध्यान दो, समझा? यहाँ तो तुमको गार्जियन के कोई मतलब है नहीं। कितना बार तो गार्जियन कॉल करके टीचर से पूछ रहा है कि हमारा बच्चा के क्या स्टेटस है, कहाँ है, कैसन परिस्थिति में, कोई लेना देना नहीं, आया गया। कितना एक गार्जियन ऐसा होगा, कॉपी भी खोल के नहीं देखता होगा कि आज हमारा बेटा बेटी का पढ़ के आया, ठीक। कुछ ऐसे भी होंगे हमारे माता पिता जो पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा की उनकी जानकारी नहीं है, तो तुम खुद तो जिम्मेवार बनो। तू तो पढ़ने आ रहा है तो खुद जिम्मेवार बनो। हम अपना काम हम खुद करें, माँ बाप की जिम्मेवारी पर हम क्यों छोड़े? खुद ईमानदारी से करते हैं। बाकी जो दिक्कत है अपन टीचर से यहाँ पे मिलो, बात करो। लेकिन ना, 8 बर्बाद किया, 8 से आ रहा है, गया 9th खत्म किया, 10th में हुआ हाल है। हम ऐसा भौचट कि हम सोचते रहते हैं कि कहियो सुधरेगा, सब कहियो सुधर जाएगा, कहियो एक दिन जीवन में कोई हमारे ऐसा बात या जीवन के कोई ऐसा ठोकर होगा जिस दिन वो सुधरेगा। लेकिन ना हो रहा है। तो वो लतखोर है तो हम तो महा लतखोर है। तू लतखोरी करे से न मानेगा, हम बोले से न मानेंगे। अगर हमारी बात लागू कर लिया तो तू जिंदगी संवरेगा,
न तो हमर तो सौड़ल है ये है, तू अपना सोचो। और आज थोड़ा सा हम बाहर जा रहे हैं ज्यादा, ऐसे तो टॉपिक खत्म ना होगा। ठीक, तो ये सब चीज है, इस पर ध्यान दो, सीरियस होकर पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो। क्लास के लइकन के चक्कर में ना रहो कि कौन क्या कर रहा है, अगल बगल के चक्कर में मत रहो कौन क्या कर रहा है, ये देखो कि तू क्या कर रहा है। अपना काम करो, अपना सेल्फ स्टडी करते रहो, वही तुमको काम देगा। जहां भीमराव अम्बेडकर पढ़ते थे, क्या अकेले पढ़ते थे? टीचर उनको अकेले बैठा के पढ़ाता था? कोई बड़का एथियो से तो नहीं आते, स्वर्ण जाति से तो ना आते थे कि उनको स्पेशल टीचर भी मिला हुआ? कहाँ से थे? दलित समाज से। सीखो उनसे कुछ। ठीक, झाड़ू लगा ला के पढ़े, खिड़की से झांक के पढ़े, या टीचर के बात सुन के पढ़े, या छुआछूत वाला चीज को बर्दाश्त करके पढ़े, जैसे ही पढ़े। क्या उस क्लास में और कोई स्टूडेंट नहीं था? तो कोई भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं बन पाया? वो जो फिल्मों वाला बीमारी धैले ना तुनी के, कि घूमते रहेंगे घूमते घूमते के बाद हम टॉप कर जाएंगे। महेश बाबू के महर्षि फिल्म वाला भूत चढ़ल है। कभी फिल्म में देखा है? चाहे 3 इडियट देखो, आमिर खान को कभी देखा है कि पढ़ रहा है? उसका सिद्धांत सही है, पढ़ाई कॉपी किताब खोल के नहीं किया जाता है। जब उसमें जीने लगेगा तो ऑटोमेटिक कर पढ़ाई होने लगेगा। हम कहते हैं तुम्हारा सिलेबस खोल के हम रट्टा मड़का रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खाली में सोच रहे हैं, लिख रहे हैं, याद हो रहा है। सिद्धांत सही है, लेकिन तू सोच रहा है कि हम घूमते रहेंगे और घूमते घूमते जीवन में बेहतर करेंगे। तो इतिहास उठाओ, फिल्मी दुनिया से बाहर निकल के इतिहास उठाओ और उन महापुरुषों को पढ़ो जो इतिहास में अमर है, और देखो कि क्या वो घूमते घूमते ये हुए हैं। भीमराव अम्बेडकर घूमते घूमते अम्बेडकर बने हैं, गांधी घूमते घूमते गांधी बन गए, अध्ययन किए हैं। ठीक, राजा राम मोहन राय घूमते घूमते राजा राम मोहन राय नहीं बन गए, अध्ययन किए, कई सारी भाषाओं की जानकारी थी उनको। यहाँ तो हमने अपन भाषा नहीं आ रहा है, ना तो हमने शुद्ध हिंदी बोल पाते हैं, ना शुद्ध मगही आता है, ना शुद्ध अंग्रेजी आ रहा है, ना उर्दू आ रहा है, ना फारसी आ रहा है। खिचड़िया भाषा तो बोल रहे हैं। वो लोगों को कई सारे भाषाओं का नॉलेज था, तो घूमते घूमते वो नहीं हुआ था, पढ़ रहे थे। ठीक, तो करना पड़ेगा। फिल्मी दुनिया अलग होता है, वो टाइम पास के लिए होता है, उसको जीवन के कुछ हिस्सा ऐसा होता है जिसको जीवन में लागू करना चाहिए, बाकी बकवास होता है। ठीक, तो इस सब चीज पर ध्यान दो, मेहनत करना पड़ेगा एक गो, तब जाके नॉलेज बढ़ेगा। जब नॉलेज बढ़ेगा ना तो तोरा में कॉन्फिडेंट आएगा, तो चेहरा पर दिखेगा, वो बात करने के तरीका से पता चलेगा कि ये कितना पानी में। तू टॉपर कहले हैं तो बात करने से तरीका से पता चलेगा कितना तू टॉपर है। 2 सवाल से पता चलेगा कितना है। जो पढ़ ले उसको सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तू नहीं आया, कोई पूछा हमारे से कि सर जी कितना नंबर अलग है तू पढ़ावी था? बोलिए ना। कोई पूछा? पढ़ाते हैं, पढ़ाते देखेगा, तरीका पसंद आएगा, आ जाएगा। उसको पसंद है, लगेगा कि हाँ शिक्षक की जानकारी है। या हम यहाँ पे बाकी के जो टीचर हैं उनसे पूछें कि सर आप कितना नंबर लाए हैं? हमको आपके नंबर से कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ पढ़ाइए, आप पढ़ाएं, सही पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने का तरीका सही है, लेकिन के समझ में आ रहा है, आपका सिलेक्शन है। नहीं तो अपना डिग्री अपन घरे रखिए। कभी पूछें बाकी टीचर से कि आपको कितना कौन सब्जेक्ट में है, आप इस सब्जेक्ट पढ़ाई में कितना जानकारी है, आप यहाँ पढ़ाइए, बात खत्म। ठीक, तो इस सब चीज पर ध्यान दो, टाइम बर्बाद मत करो। तूनी के करें तोड़े, ठीक ना? दादा के नाम मत बुड़ाब, उनका बनाब, बनलका नम्मा के खराब मत कर, आ न बनेब तो कम से कम अस्थाई रहे दो, खराब मत कर। बचल खुचल हम संभाल ले, ठीक ना? दादा के नाम हम कर ले, तू खाली खराब मत कर। ठीक, पढ़, घूमा भी आ पढ़ भी, आ ना पढ़ो तो बैठ, कम से कम पढ़े वाला के डिस्टर्ब मत कर। सुन कथा, कभी जिंदगी में काम कर देगा। ठीक, अब देखो आगे जब तो आज भी देखो यहाँ पे, आज देखो तो समाज में हम कल ही बता दिए, ये सब बताए हुए कि आज बदलाव देखने को मिल रहा है। आज खान पान में सुधार हुआ है। आज एक जाति में नहीं बल्कि अलग अलग जातियों में भी खान पान आन जान हो रहा है। शादी विवाह भी नहीं हो रहा है। हाँ, जो प्रेम विवाह करते हैं उनका हो रहा है, या बड़े बड़े जो अमीर लोग हैं वो लोग करते हैं। अभी मिडिल क्लास लोअर क्लास में देखो तो शादी विवाह अभी सीमित रूप में है, जातीयता में है। खान पान ये सब शुरू हो चुका है, तो कुछ सुधार यहाँ पे देखने को मिला है, लेकिन अभी भी एकरा में पूरे तरह से सुधार नहीं हुआ। पूरा में तुमको वही पढ़ना है।
ठीक ना। ये सब हम पीछे तुमको बताए हुए हैं, अगर तुमको लगे कि ना बताए हुए तो एक बार पढ़ के देख लेना। कल ही के क्लास में सब हम तुमको बता दिए थे। ठीक, तो ये सारी चीजें हम पीछे पढ़े हुए हैं। आगे देखो, तो ये सब चीज हुआ। ओकरा बाद देखो, ये भी हम तुमको अभी बता दिए कि सब कुछ सुधार तो देखने के लिए मिला है, लेकिन पूर्ण रूप से अभी जाति प्रथा खत्म नहीं हुआ है। अभी बोले कि शादी विवाह कहाँ हो रहा है, अपने ही जाति में हो रहा है। ठीक, उसी को बढ़िया माना जाता है। अभी भी कुछ अंश में देखो तो छुआछूत उपलब्ध है, थोड़ा बहुत देखने को मिल जाता है। ठीक, पूर्णता अभी खत्म नहीं हुआ है। ठीक, उसके बाद देखो, अभी भी देखो तो अपर जाति के लोग ही लाभकारी पद पे हैं, बेहतर जीवन समाज में उन्हीं का है। अभी भी इज्जत प्रतिष्ठा जो मिल रहा है वो ज्यादातर उन्हीं को मिल रहा है। लोअर को अभी भी दबाने का प्रयास किया जाता है। तो खत्म तो हुआ है, लेकिन पूर्णता खत्म नहीं हुआ है। अगर इसको पूर्णता खत्म करना है तो एक गो हथियार है। उन लोग इतना दिन शासन किए दलितों पर, महादलितों पर, उसको दबा के रखे, उसका एक ही कारण था, वे लोग शिक्षित थे। जो दलित महादलित थे, शूद्र थे, वो अशिक्षित थे। तो अगर तुमको समाज में इज्जत की जिंदगी जीना है, आंख में आंख डाल के सवाल करना है, तो उसके लिए बाबू तुम्हारे पास एक ही हथियार है, उसका नाम है शिक्षा। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कोई महापुरुष कहे जिनका नाम है भीमराव अम्बेडकर। क्या लिखे हैं कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो तो दहाड़ मारवे करेगा। ये एकदम रियलिटी चीज है। अगर तू सही में शिक्षा ले लिया, पता ना कौन बीमारी तुरा धरेगा, तू दहाड़ मारित रहेगा। सही में शेरनी के दूध है, तुरा इतना ना कॉन्फिडेंट ला देगा, तुरा अंदर के डरे को खत्म कर देगा एकदम। बस एक लेना सीख जाओ तब। ये लेना, हमारे पापा एक दिन बोले, ऐसे घर में हमारे चर्चा होते रहता है, तो बोले कि देखो, शिक्षा न तपस्या है, सब कोई नहीं कर पाता है। पढ़ाई लिखाई की बात चल रही थी, हम अपन घर के गांव के हमेशा बात करते रहते हैं। जब देखते हैं सबके आवारा जैसे घूमे तो हमें पिछलका दिन याद आ जाता है। पिछलका दिन को तो हम बढ़िया से महसूस किए कि काका हम अपन जीवन में गलती किए, तो दुख होता है वो देख के। तब बोलते हैं, तो बोले एक दिन कि शिक्षा तपस्या है। पहले ऋषि मुनि तपस्या करता था, और सब ऋषि मुनि तपस्या नहीं कर लेता था। हर व्यक्ति से तपस्या नहीं हो सकता है। अगर हम चाहें कि हम तप करके ईश्वर को प्राप्त कर लें, तो मेरे बस की बात नहीं है। उसी प्रकार शिक्षा है। अगर तुमको पढ़ने में मन लगता है, तो क्लास में बेहतर है, बेहतर परफॉर्मेंस है, तो सबसे पहले तो तू भगवान के शुक्रिया करो कि तोरा उस तपस्या के योग बनाए है। तू चाहे तो तू वो तप कर सकता है, तोरा में वो क्षमता है। सबके किस्मत में नहीं होता है पढ़ना, फ्री है, लेकिन फिर भी किस्मत में नहीं है। देखो तुम्हारे क्लास में ही कितने लोग होंगे जो सिर्फ आते होंगे जाते होंगे। कभी खुद से भी पूछो कि तू कहीं वह कैटेगरी से तो ना है जो आता है या जाता है खाली। कई बार बोले हैं कि अपने आप से बात करना सीखो। जिस दिन ये चीज सीख गया, फिर तेरा कोई टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगा। और हम ये सब बाहर के बातें ले बता रहे हैं कि ये तो तू एक दिन पढ़ ही लेगा, पहले जरूरी है तुमको इसका। अगर ये चीज तोरा में आ गया, अगर ये वरदान तुमको ईश्वर ने दे दिया, जो तू पढ़ेगा हमको मिला है, हम तो ये कहेंगे, क्योंकि जिस अवस्था में हम थे, दूर दूर तक हमको पढ़ाई से कोई संबंध नहीं था। ऐसा लगता है जैसे भगवान उंगली पकड़ के हमको कहा कि तू होने कहाँ जा रहा है, तो रास्ता इधर है, सही रास्ता दे दिए। कहाँ? अब यहाँ। अब हमारी जिंदगी के एक लक्ष्य यही रह गया है, खाली पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है। कहीं ना कहीं ये पारिवारिक भी थोड़ा सा छाया है। पापा पढ़े हैं, मम्मी भी पढ़ी लिखी है, भाई बहन पढ़ी लिखी। पढ़ी लिखने के बाद, जॉब करने के बाद भी अभी भी हमारे भैया पढ़ते हैं, अभी भी हमारी बहन पढ़ती है। अभी भी, जबकि अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है दोनों को, 8 बजे के बाद भैया के पास फोन करो नहीं लगेगा, स्विच ऑफ। मोबाइल स्विच ऑफ करके दूसरा मोबाइल से पढ़ते रहते हैं, भाभी वाला से। तो जब घर में हम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे में आता है कि जब हमारे भाई, हमारे बहन जॉब करते हुए पढ़ सकता है, तो हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है। एक तरह से तो हम बेरोजगार हैं, पढ़ना तो है हमको। तो कुछ ये चीज होती है। कुछ है हमारे घर में, कुछ के परिवार में माहौल नहीं है पढ़ाई का, तो यहाँ तो माहौल मिल रहा है ना। तो यहाँ पे तुमको परिवार भेजा क्यों? कि जो गलती हम की वो तू ना करो। हम तो नहीं पढ़े, वो अपना गलती का पश्चाताप करना चाह रहा है।
पश्चाताप के माध्यम तू है। अगर तू अपन जीवन में बेहतर कर लिया तो माँ बाप ऐसे खुश है, और क्या चाहिए उसको। तो अगर ये चीज कर लिया, ये रोए लगलू रे तो ये सब चीज पर पहले ध्यान दो। हम रोवा दे, अभी हमारी इमोशनल डायलॉग ना देख लो है, सब एकदम शांत होल है। ये सब देखो, हल्ला करना है नहीं करेगा, हम खुद तुमसे करवाएंगे, लेकिन एक टाइम टेबल ना होता है। क्लास के 5 मिनट 10 मिनट तुमको हल्ला ही करना है, मूड फ्रेश करना है, लेकिन पूरा क्लास अब प्रत्येक दिन ये चीज करेगा तो उसमें नुकसान तुम्हारा है। जीवन में जाओ, घर ये चीज सीखो। पहला चीज तुम जो प्रयास करो, अपने आप से बात करना। ये हम बार बार करते हैं, खुद से सवाल करो कि जो हम कर रहे हैं वो सही है गलत है, उसका आगे भविष्य में क्या परिणाम होगा। अगर ये तो भुनभुनाएला कौन करा है, मन चुप रखे। अभी हम यहाँ खुद से बात कर रहे हैं तो कोई सुन रहा है, हम अपने आप से क्या सवाल कर रहे हैं। अभी मेरे मन में भी तो चल रहा है कि जो हम बोल रहे हैं वो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है कि खराब है। बिना सोच ले तो बोल नहीं रहे होंगे, भले उसकी स्पीड ज्यादा है, लेकिन पहले हम खुद से तो बात कर रहे हैं। ये बात बोले कि ना बोले, हो सकता है मेरे दिमाग में बहुत सारा ऐसा बात है जो हम नहीं बताए तुमको, होगा ना, जो तू नहीं जानी, क्योंकि मेरे अंदर का जो है वो इंसान बोला कि नहीं ये बात मत बोलो, चुप है। तो बस तू समझ लो ना कि तू दो व्यक्ति है, एक तो तू बाहर, एक तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, तुम्हारे बहन है, बड़ बहन छोट बहन, जो दोस्त मानना है, जो उसको मानना है तुम मान लो। एक काल्पनिक ऐसा तुम अपने दिमाग में क्रिएशन करो कि मेरे अंदर भी कोई है एक जो हमसे बात करता है। जब उसके साथ बात करना सीख जाएगा तो वो हमेशा सही रास्ता दिखलाता है। गलती करेगा तो वो तोड़ा पर हंसेगा और वहां से तू सुधार कर सकता है। ये हम अपन जीवन के बता रहे हैं, जो हम अपन प्रैक्टिस करते हैं, और ये हमारे गुरु जी के देन है। हमारे गुरु जी के मूल मंत्र तो यही रह गया होगा, क्योंकि हम तो उनसे मेन बात सीखे तो बहुत सारा, लेकिन मेन यही था। और सौभाग्य तुनी के, उनका शरण में जाके तुनी के भी मिल गया मौका। भले अब यहाँ नहीं है, लेकिन शरण में जाने का मौका मिला इस सबके, जो हमारे आवारापन वाला जिंदगी को एक रास्ता दिए। टीचर कई सारे हमारे जीवन में है, बहुत सारे ऐसा है जिनको हम माँ पिता के श्रेणी में रखते हैं, लेकिन अपने पिता के बाद जिसको श्रेणी में रखते हैं कि दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो मेरे आदर्श हैं। भले अभी भी पिटाते हैं, उनसे अच्छा लगता है पिटाना, नहीं कैसे पिटिएगा, लेकिन वो हमारा आदर्श है। और एक रहता है कि कोई ऐसा काम ना कर दे जिससे जितना तो बदनामी सब करना था कर लिए, अब ना करे। अब कभी देखे तो उनको गर्व हो कि मेरा स्टूडेंट है। शिष्य तो बने के क्षमता है ना हमरा में, स्टूडेंटे बन जाएंगे तो काफी है। वो हम गुरु बन गए, हम उनका शिष्य नहीं बन पाए, क्योंकि वो जो चाहते थे वो हम नहीं कर पाए। तू नहीं कम से कम करो, हम भी एक प्रयास में लगे हुए, हम भी कुछ करते हैं कि एक दिन वो भी गर्व से बोले कि ये सब मेरा स्टूडेंट है। और वो असली फीस होगा हम जिस दिन उनके मुंह से सुनेंगे कि मेरा स्टूडेंट है। जब तू समाज में कुछ बेहतर करेगा ना, तो पूरा समाज के सर तोरा कारण ऊंचा उठ जाएगा। अगर गांव में मान लो ये लड़की कुछ करती है भविष्य में, तो पूरा गांव गर्व से नहीं इसका नाम लेगा वो मेरे गांव की लड़की है। लोग उसको बेटी बना लेता है कि अब ये गांव की बेटी हो गई, ये देश की बेटी है। जब कोई लड़की ओलंपिक खेलने जाती है विदेश और वहां से जीत के या हार के आती है, तो लोग कहता है कि देश की बेटी है, पूरा देश को उस पर नाज होता है। तो उस काबिल बनेगी तब ना देश तुमको उठाएगा। लोग एकदम तैयार है तुम्हारे स्वागत के लिए, बस हम ही अपने आप को उस काबिल नहीं बनाए हैं। प्रयास करना है अपने आप को उस काबिल बनाने के लिए। और आज के क्लास राजनीति के कम मोटिवेशन के ज्यादा लग रहा है ना। जहरा के दम सीरियस हो जाई थे, 21 दिन पावे वाला प्राणी सोचे थे मैट्रिक में कुछ बेहतर करेगी, तनी ज्यादा बेहतर कर रहे तू, इतना बेहतर नहीं करवाना था थोड़ा से हमरा, ठीक ना। चलो आगे देखो। ऐसे तो ये कर वाला तो मूडे पूरा बिगड़ गया, पढ़े वाला तो मूडे नहीं रहा है, लग रहा है होली बाद में खत्म होगा। ठीक है ना, ना इतना मत जाग जो। एक तो कि पिछला साल एको दिन छुट्टी ना मिला, इन साल तो तनी तो सिलेबस हम खत्म कर देंगे, क्या टेंशन ले रही है। एक्स्ट्रा कुछ होमवर्क ये सब हम ग्रुप में डालते रहेंगे, प्रयास करेंगे कि डालते रहे, वहां से देखते रहना, क्योंकि चैप्टर खत्म होने के बाद इसका ऑब्जेक्टिव होने वाला है, तो क्वेश्चन सब ग्रुप में जाते रहेगा। देखो तो ये सब चीज देखो, आज भी शहर में हम देखते हैं तो अमीर यानी अपर कास्ट के लोग ज्यादा हैं, लोअर कास्ट के लोग
कम है। ज्यादातर जो वहां पे बेहतर जीवन जी रहे हैं वो सब अपर कास्ट के हैं, जो खराब स्थिति में ज्यादातर संख्या में वो लोअर कास्ट के हैं। तो यहाँ से एक चीज तो हमको पता है कि अभी पूरे तरह से खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन हाँ एक बात है कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है। पुराने जमाने में देखो, पुराने जमाने में पहले अभी सब तुमको समझो तो हम बताए हुए हैं, बताने का जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में जो अछूत या शूद्र थे उनको जमीन रखने का अधिकार नहीं था, उनको शिक्षा ये सब बता दिए कि अध्ययन करने का अधिकार नहीं था, ठीक। और क्यों नहीं था ये हम बता दिए हैं, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो गया तो वो आवाज तो उठाएगा, वो सवाल करेगा आपसे। जो आप यहाँ पे फैला के रखे हुए मिथ्य भ्रांति को फैलाए हुए हैं, झूठी कहानी बताए हुए, उसमें वो तर्क लगाने लगेगा, तर्क के आधार पर सवाल करने लगेगा। और अगर बात सत्य है तब तो आप तर्क दे सकते हैं, गलत चीजों का तर्क आप नहीं दे पाइएगा, पकड़ा जाइएगा। तो उनको सीधे इससे बाहर ही रखा गया, ठीक। लेकिन जब हम लोग के संविधान बना तो इस चीज को खत्म किया गया। शिक्षा के अधिकार सबको है, समानता है, रोजी रोजगार सब कुछ के अधिकार दे दिया गया है। और उसी का परिणाम है कि धीरे धीरे हमनी के समाज में सुधार भी देखने को मिल रहा है, ठीक। लेकिन पूरे तरह से सुधार नहीं हुआ है। कुछ देखो तो अभी भी पहले जैसा स्थिति बना हुआ है। आज लगता है कि 3-4 पेज होवे किया, ठीक है। एक पेज और देख लो कितना टाइम हो रहा है, एक पेज और देखो कि खत्म हमको लग रहा है कि होली बादे होगा। कोई बात ना, वैसे भी देखो कल भर है ना क्लास, तक कल भर में खत्म हमको नहीं लग रहा है कि होगा। वैसे भी तूनी के कल पढ़ा के तो सीधे मंडे को ही पढ़ाई होता है। वो तो नीरज सर डिसाइड करेंगे ना कि कब तक रखना है, ये मेरे हाथ में थोड़े है। मेरा ड्यूटी यहाँ के पढ़ाना, ठीक। अब देखो यहाँ पे हाँ, ये 30 खाली जान लो। जातीय सामाजिक संरचना तथा आर्थिक हैसियत के निर्धारण के कुछ निम्न बिंदुओं पर गौर किया जा सकता है। देखो यहाँ पे आर्थिक हैसियत का वर्ण व्यवस्था से गहरा संबंध है। जो वर्ण व्यवस्था में ऊपर था वो क्या था, गरीब की अमीर, और जो वर्ण व्यवस्था में नीचे था वो, तो इसका बहुत बड़ा आर्थिक रूप का वर्ण व्यवस्था से संबंध है। हम बताएं रुपया पैसा के जब भी बात आ रहा है किसमें जोड़ दो उसको, आर्थिक में। शॉर्ट में इतने याद रखना है अभी के लिए, ठीक। आगे के अध्ययन करेगा तो वहां पे और विस्तार से जानेगा। तो आर्थिक हैसियत से भी तू पता कर सकता है कि किस वर्ग में होगा। एक आध दो रेयर केस अपवाद में छोड़ देता कि कोई लोअर कास्ट में बेहतर जीवन जी रहा है, कोई अपर कास्ट में होकर भी बदतर जीवन जी रहा है। वैसे एक आध दो को छोड़ दे तो ज्यादातर अनुपात में देखो तो जो अमीर होगा वो कहाँ होगा, ऊपर में होगा, वर्ण व्यवस्था के ऊपर में, यानी ऊपर कास्ट में कहो। और जो गरीब होगा वो नीचे वाला में होगा। तो एक गहरा संबंध इन दोनों के बीच, ठीक। इसमें यही था। आज भी दलित और आदिवासी की स्थिति बदतर है, जो कि पीछे आते हैं। कल बताए थे तुम लोग को कि सबसे नीचे शेड्यूल ट्राइब्स आता है, अनुसूचित जनजाति जो आदिवासी है। आज भी उसकी स्थिति कैसी है, पिछड़ा हुआ है। और आज भी जो अपर कास्ट में है, जो उस टाइम पे वर्ण में ब्राह्मण और क्षत्रिय वर्ग में आते थे, उनका जीवन आज भी बेहतर है। कुछ ऐसे हैं, एक आध अपवाद हम पहले ही बोल दें, उनको छोड़ के, ठीक। अब देखो हर जाति में हर अमीर गरीब तो होता है, ये तो है, अभी भी हम बताए हैं कि है, कुछ है कि अमीर है, लोअर कास्ट में होते हुए भी अमीर है। जैसे मान लो कि मांझी परिवार में देखो, जीताराम मांझी भी तो मांझी परिवार से, लेकिन वो देश के बिहार के मुख्यमंत्री बने। उनकी स्थिति का बाकी मांझियों के जैसा है, बेहतर है तो है कुछ। और कुछ हम लोग अपने ही गांव में देख लो कि अपर कास्ट में तो है, लेकिन उनकी स्थिति लोअर कास्ट से भी बदतर है। एक दो हैं ऐसे जिनको हम नाम से नहीं जानते हैं, जानेंगे तो नाम थोड़े बताएंगे, ठीक। लेकिन अपन देखो अगल बगल समाज में कुछ ऐसे हैं जो लोअर कास्ट में होते हुए भी बेहतर जीवन जी रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बेहतर जीवन अपर कास्ट में होते हुए भी बदतर जीवन जी रहे हैं। तो अमीर और गरीब हर जाति में पाया जाता है, ठीक। परंतु निचली जाति में देखा जाए तो दलित आदिवासियों में ज्यादा संख्या में क्या मिलेगा, गरीब, और कम संख्या में अमीर। वही अपर जाति में देखो तो ज्यादा संख्या में मिलेगा तुमको अमीर और कम संख्या में मिलेगा गरीब। अभी भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले लोग महादलित और दलित परिवार से आते हैं, जनजातीय परिवार से आते हैं। तो ये एक स्थिति अभी भी बनी हुई है कि यहाँ पे इनका स्थिति अभी जितना सुधार होना चाहिए
उतना नहीं हुआ है, और ये सुधार तब तक नहीं होगा जब तक कि वो लोग शिक्षा का ग्रहण नहीं करेंगे। शिक्षा भी 2 तरह के होता है, ठीक ना। आजकल के एक शिक्षा चल रहा है कि पढ़ना है, रटना है, जॉब लेना है, उसके बाद उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। एक गांधी जी के शिक्षा का मतलब होता था व्यक्तित्व का विकास। शिक्षा का असली मतलब यही होता है, लेकिन आजकल हम लोग जो शिक्षा ले रहे हैं वो जीवन यापन के लिए ले रहे हैं कि ऐसे से पढ़ना है, नौकरी लेना है, ये करना है, शादी ब्याह करना है, खत्म। जैसे जैसे तुम एक समाज में रह रहा है, एक समाज के प्रति भी तुम्हारा कुछ दायित्व है। शिक्षित हो रहा है तो तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए। वो तो आजीविका तो चल ही जाएगा, जब नॉलेज है तो काम तो तुमको मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे पहले तुम अपने आप में बदलाव करो। पढ़ने का मतलब कि वो चीज अपने जीवन में लागू करो, रटो नहीं कि खाली ये चीज हुआ तो हो गया। हम जाति व्यवस्था पढ़ ले कि खराब चीज है, उसके बाद जाके घर फिर वही चीज करना है। आज जब लिखने के लिए आएगा तो आंसर में लिख देंगे कि बहुत ही खराब चीज है, हमने के संविधान में इसके लिए नियम बनाया गया है, ये किया गया है, सुधार हो रहा है, कर दिए, और तोरा में सुधार नहीं हुआ है, तो उसका कोई मतलब है? कोई मतलब बनेगा उसका? ठीक। तो शिक्षा का उद्देश्य रखो तुम कि अपने आप का विकास करना है हमको। दूसरा का जो टारगेट को जिसको तू पहला बनाए हुआ है वो ऑटोमेटिक पूरा होगा। तो अगर तुम अपने व्यक्तित्व का विकास कर लिया, तब उस चीज को समझने लगा, जानने लगा, उसको जीवन में लागू करने का प्रयास करने लगा, तो तुम्हारे व्यक्तित्व का विकास होगा, वो तुम में झलकेगा और फिर एक अलग बनेगा। तू एक समाज में अलग व्यक्ति बनेगा। नहीं तो हमारे समाज में, गांव में, घर में देख लो कि बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ लिख के मेहनत करके नौकरी तो ले लिए, लेकिन ना तो एक अच्छा बेटा बन पाए, ना अच्छा भाई बन पाए, ना समाज के लिए कुछ अच्छा कर पाए। वो भी शिक्षित है। और एक वो भी व्यक्ति है जो मान लो नौकरी वगैरह नहीं करा, लेकिन समाज के लिए कुछ किया, अपना परिवार के लिए कुछ किया, एक बेहतर बेटा बना, एक बेहतर भाई बना। तो हमको दोनों को लेके चलना है, हमको वो भी करना है और अपने व्यक्तित्व को भी विकास करना है। हम जॉब में भी जाएंगे और अपना व्यक्तित्व का भी विकास करेंगे। ये टारगेट रख के पढ़ाई करना है। आज की क्लास तुमको यहीं खत्म करते हैं, ठीक।